welcome to SPM IAS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 16th June 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download May 2021 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is about demand for two separate time zones, and this topic is important from our syllabus paper 6 Assam issues point of view. तो इस आर्टिकल को समझने के लिए पहले हमें थोड़े से ज्योग्राफिकल फिनोमेना समझने होंगे. तो देखिए, समझते हैं कि कैसे किसी भी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे टाइम डिटरमाइन होता है. आपको एक बात तो पता होगा कि किसी भी वक्त, जैसे अभी के टाइम में, आज जैसे मैं अभी ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो इंडिया में शाम के 4:30 बज रहे हैं, लेकिन पूरे दुनिया भर में तो शाम के 4:30 बज नहीं रहेंगे. इस टाइम में अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइम हो रहा होगा. कहीं 5 बज रहा होगा, कहीं रात के 9 बज रहे होंगे. तो जरा समझते हैं कि आखिर कैसे किसी भी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे टाइम डिटरमाइन होता है. तो इसके लिए एक बेसिक कंसेंसस डेवलप किया गया सबसे पहले कहीं पे भी टाइम डिफाइन करने के लिए, और वो कंसेंसस है कि जिस जगह पे, जिस लॉन्गिट्यूड पे सन ओवरहेड होगा, मतलब बिल्कुल सनलाइट डायरेक्ट गिरेगी जिस भी लॉन्गिट्यूड पे, जैसे इस केस में यहाँ पे सन ओवरहेड गिर रहा है सनलाइट, तो उस लॉन्गिट्यूड पे माना जाएगा कि दिन के 12 बज रहे हैं, 12 नून. और उसके एग्जैक्टली पीछे वाले लोकेशन पे, अगर यहाँ पे दिन के 12 बज रहे हैं तो इससे एग्जैक्टली इसके पीछे वाले लोकेशन पे माना जाएगा कि रात के 12 बज रहे हैं, 12 मिडनाइट. तो इससे आप मान के चलिए कि फिर 90 डिग्री इस साइड में यहाँ पे बज रहे होंगे शाम के 6, और इसके अपोजिट साइड में बज रहे होंगे सुबह के 6. इसको थोड़ा और समझते हैं. समझिए जरा सा, हमारी अर्थ जो है इस तरह से रोटेट कर रही है, और एक बात तो आप सबको पता है कि अर्थ रोटेट कर रही है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और यही कारण है कि सन हमें अपीयर होता है दैट इट इज़ राइजिंग फ्रॉम ईस्ट साइड, क्योंकि अर्थ हमारा वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रहा है. और हमारा अर्थ का जो रोटेशन का स्पीड है वो है 24 आवर्स में हम पूरा एक रोटेशन कंप्लीट कर लेते हैं. ये तो आप सब जानते हैं कि एक दिन 24 घंटे का होता है. 24 घंटा मतलब एक पूरा रोटेशन, एक रोटेशन मतलब 360 डिग्री. तो 360 डिग्री हम कंप्लीट करते हैं 24 घंटे में. 24 घंटे मतलब 24 इंटू 60 मिनट्स, यानी कि टोटल 1440 मिनट्स. तो 1440 मिनट्स में हम 360 डिग्री घूमते हैं. तो पर 1 डिग्री घूमने के लिए हमें कितना मिनट लगेगा? तो 1440 मिनट में 360 डिग्री घूमते हैं, तो 1 डिग्री घूमने के लिए हमें 4 मिनट का वक्त लगेगा. मतलब ये जो अर्थ है हमारा, इसका एंगुलर मूवमेंट है या एंगुलर वेलोसिटी है 1 डिग्री पर 4 मिनट. हर 4 मिनट में 1 डिग्री हमारा अर्थ ऐसे घूम जाता है. तो अगर 1 डिग्री अर्थ घूमने के लिए 4 मिनट लगता है, तो 1 घंटे में हमारा अर्थ लगभग 15 डिग्री घूम जाएगा. सो ये कैलकुलेशन आई होप पूरी तरह से आपको समझ आ रहा है. तो हमारा अर्थ इस तरह से घूम रहा है और हर 4 मिनट पे 1 डिग्री घूमते हैं. अब याद कीजिए कि टाइम डिटरमाइन करने के लिए हमने क्या कंसेंसस बनाया था कि जहाँ पे भी सन का लाइट ओवरहेड होगा, डायरेक्टली गिरेगा, और वहाँ पे माना जाएगा कि दिन के 12 बज रहे हैं. तो मान लीजिए कि ये इंसान यहाँ खड़ा है और सन लाइट इसके सर पे एग्जैक्टली गिर रहा है. तो इस लॉन्गिट्यूड पे, जिस लॉन्गिट्यूड पे इंसान खड़ा है, माना जाएगा कि यहाँ पे दिन के 12 बज रहे हैं. तो इससे 1 डिग्री दूसरे साइड में जो इंसान खड़ा है, इससे 1 डिग्री इस साइड में जो इंसान खड़ा है, वहाँ पे माना जाएगा कि बज रहे हैं दिन के 12:04. और इससे 1 डिग्री ईस्टर्न साइड में जो इंसान खड़ा है, माना जाएगा कि वहाँ पे बज रहे हैं दिन के 11:56. तो मुद्दा ये है कि 1 डिग्री आगे या पीछे, अगर ये कंसेंसस मान लिया जाए कि जहाँ पे भी सनलाइट गिर रही है उस लॉन्गिट्यूड पे दिन के 12, इस बात को बस समझिए आपको ध्यान से कि जिस लॉन्गिट्यूड पे सनलाइट गिर रहा है, यहाँ पे सनलाइट गिर रहा है, वहाँ पे दिन के 12, तो वो लॉन्गिट्यूड तो सन के नीचे सिर्फ 4 मिनट तक रहने वाला है, क्योंकि 4 मिनट बाद उसके जो वेस्टर्न साइड का लॉन्गिट्यूड था वो सन के सामने आ जाएगा. तो और वो लॉन्गिट्यूड 1 डिग्री आगे बढ़ जाएगा. क्यों? क्योंकि हमारा अर्थ का रोटेशन स्पीड क्या है? 1 डिग्री पर 4 मिनट. तो ये लॉन्गिट्यूड अभी सन के नीचे है,
4 मिनट बाद ये लॉन्गिट्यूड थोड़ा आगे आ जाएगा और पीछे वाला जो लॉन्गिट्यूड था वो सन के सामने आ जाएगा। तो आज अभी के टाइम में मान लीजिए ये इंसान यहाँ पे इसके घड़ी में बढ़ रहे हैं 12, जिससे जो 1 डिग्री दूर जो दूसरा इंसान खड़ा है, 1 डिग्री जो वेस्टर्न साइड में खड़ा है, उसके घड़ी में बजने चाहिए 11:56 और इससे 1 डिग्री जो ईस्टर्न साइड में खड़ा है उसके घड़ी में बजने चाहिए 12:04। अब ये बड़ी समस्या हो जाएगी। अब ध्यान से समझिए अगर आप तो कि एक इंसान यहाँ खड़ा है, 1 डिग्री तो बहुत कम हुआ ना। हमारा इंडिया का अगर बात किया जाए तो इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन है, अगर वेस्टर्न साइड की बात की जाए तो 68 डिग्री से हम स्टार्ट होता है हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन फ्रॉम वेस्टर्न साइड, और ईस्ट में जाते जाते वो 97 डिग्री हो जाता है। मतलब टोटल लगभग 29 डिग्री हम एक्सपेंशन है इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन, और हर 1 डिग्री पर टाइम बदलना चाहिए इस हिसाब से। तो मान लीजिए यहाँ पे जो इंसान खड़ा है उसके लिए दिन के अगर 12 बज रहे हैं तो उसे 1 डिग्री इधर जो इंसान खड़ा उसके लिए बजने चाहिए दिन के 12:04, और 1 डिग्री इधर गया तो 12:08, 12:12। तो समस्या हो जाएगी एक ही देश में। अब आप यहाँ खड़े हैं और आपका पड़ोसी जो है मान लीजिए वो दूसरे मोहल्ले में है, तो इस कन्वेंशन के हिसाब से कि जहाँ पे भी सनलाइट गिर रहा है वहाँ पे दिन के 12 बजने चाहिए, उस कन्वेंशन के हिसाब से आपके लिए जो टाइम हो रहा है आपके पड़ोसी जो दूसरे मोहल्ले में उसके लिए टाइम अलग हो जाएगा। अगर वो ईस्टर्न साइड में है तो वो 4 मिनट आगे चला जाएगा, अगर वो आपसे 1 डिग्री आगे है ईस्टर्न साइड में तो सोचिए कितनी तकलीफ हो जाएगी। एक ही देश में हर लॉन्गिट्यूड पे 4-4 मिनट का टाइम बदलेगा। तो इस कारण से कॉन्सेप्ट लाया गया स्टैंडर्ड मेरिडियन का कि भाई ये एक देश है हमारा, ठीक है, ये हमारा वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड 97 डिग्री, तो इन दोनों का बीच वाला लॉन्गिट्यूड ले लिया जाए 82.5 डिग्री और इसको माना जाए स्टैंडर्ड मेरिडियन। स्टैंडर्ड मेरिडियन का क्या मतलब हुआ कि जब सन यहाँ पे ओवरहेड होगा, जब सन इस 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे ओवरहेड होगा, तब माना जाएगा कि दिन के 12 बज रहे हैं इंडिया में रहने वाले हर एक इंसान के लिए, चाहे वो ईटानगर में रह रहा हो चाहे जामनगर गुजरात में रह रहा हो, सब के लिए माना जाएगा कि दिन के 12 बज रहे हैं जब सन यहाँ ओवरहेड होगा। टेक्निकली अगर नियम से चला जाता तो जब यहाँ 12 बज रहे हैं तो यहाँ दिन का 1 बजना चाहिए और यहाँ सुबह के 11 बजने चाहिए, अगर वो कन्वेंशन से चला जाता तो। अगर ये एक देश का लैंड ना होता तो फिर यहाँ पे दिन के 1 बजते, यहाँ पे दिन का 11 बजता, अगर जब यहाँ पे 12 बज रहे होते तो। लेकिन सिंस वी आर वन कंट्री वी डिसाइडेड वन स्टैंडर्ड मेरिडियन। ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है ये मिर्जापुर से गुजरता है ऑफ उत्तर प्रदेश, और ये पूरे देश के लिए एक ही स्टैंडर्ड मेरिडियन है, मतलब पूरे देश के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम है। अब आई होप आपको समझ आ रहा है कि जब यहाँ पे 12 बजेंगे, जब यहाँ पे सन ओवरहेड होगा 82.5 डिग्री पे, तो सनलाइट के हिसाब से यहाँ जामनगर में, गुजरात के जामनगर में सुबह के 11 बजने चाहिए और यहाँ ईटानगर में अरुणाचल के दिन के 1 बजने चाहिए। लेकिन हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन मान लिया है, इसीलिए हम सब मानेंगे कि हमारे घड़ी में दिन के 12 बज रहे हैं और हम घड़ी उस हिसाब से मैच करके चलेंगे। तो हम लोग जो हैं वो अपनी घड़ी को मैच करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस। हम अगर इंडिया में रहते हैं तो हमारा लिए टाइम इस मेरिडियन के हिसाब से डिटरमाइन होता है। और चूंकि हमारा अर्थ वेस्ट टू ईस्ट ऐसे रोटेट कर रहा है, तो सोचिए अभी यहाँ पे दिन के 12 बज रहे हैं, 1 घंटे बाद ये वाला जो लॉन्गिट्यूड है ये रोटेट होकर के, चूँकि वेस्ट से ईस्ट हम रोटेट हो रहे हैं, तो 1 घंटे बाद ये रोटेट होकर के यहाँ आ जाएगा, तो फिर यहाँ पे बजेंगे दिन के 12। फिर और वैसे ही ये वाला जो लॉन्गिट्यूड है वो 1 घंटे पहले यहाँ होगा, तो सनलाइट के हिसाब से यहाँ पे बजते 1 घंटे पहले यहाँ पे बजे थे दिन के 12, और अभी का टाइम में जब यहाँ पे इस स्टैंडर्ड मेरिडियन के हिसाब से यहाँ पे 12 बज रहे हैं तो यहाँ पे दिन के 1 बजने चाहिए अकॉर्डिंग टू सनलाइट कन्वेंशन। बट सिंस फॉर एंटायर इंडिया वी हैव एक्सेप्टेड वन स्टैंडर्ड मेरिडियन, सो पूरे देश भर में इस मेरिडियन के हिसाब से ही टाइम डिटरमाइन होगा। वी हैव जस्ट वन स्टैंडर्ड टाइम नोन एज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। आई होप यहाँ तक सब ठीक चल रहा है। तो मुद्दा ये है कि पूरा देश के लिए एक ही स्टैंडर्ड टाइम है, वो है 82.5। अब जो नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले हम सब लोग हैं, हमारे लिए होता क्या है कि हमारे लिए यहाँ सनलाइट जल्दी आ जाता है। इसी कारण से अभी सुबह के जब 4 बज रहे होते हैं तभी हमारे यहाँ पे अच्छा खासा लाइट आ जाता है। अगर उस टाइम में 4 बजे आप अपने किसी दोस्त को फ़ोन कीजिए जो मुंबई में रहता है, गुजरात में रहता है, तो बोलेगा यार इतनी सुबह कॉल क्यों कर रहे हो, क्योंकि उनके यहाँ पे काफ़ी अंधेरा है। क्योंकि सनलाइट के हिसाब से तो अगर हमारे यहाँ पे 4 बज रहे हैं तो उसके यहाँ तो रात के 2 बज रहे होंगे सनलाइट के हिसाब से।
तो क्योंकि वो हमसे 2 घंटे पीछे है ना, लेकिन चूंकि हम एक देश में हैं इसलिए हम सब ने अपनी घड़ी एक मिला रखी है। तो हमारे यहाँ पे 4 बजे ही अच्छा खासा लाइट आ जाता है, 4:30 बजे यहाँ पे काफ़ी अंधेरा रहता है। तो मुद्दा यह है कि हमारे यहाँ पे सूरज जल्दी उगता है और जल्दी अंधेरा होता है, अर्ली सनलाइट अर्ली सनसेट। और यही कारण है कि अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता है लैंड ऑफ सनराइज। तो डे स्टार्ट्स अर्ली हियर एंड डे एंड्स अर्ली हियर, जबकि यहाँ पे डे स्टार्ट्स लेट एंड एंड्स लेट। तो इससे होता क्या है, इससे समस्याएं क्या होती हैं, क्या फ़ायदा होता है वो समझिए। अभी दिन के टाइम में सब लोगों का ऑफिस स्कूल सब कॉलेज 10 बजे शुरू हुआ, तो हम लोग भी पहुँचे अपने ऑफिस स्कूल कॉलेज 10 बजे पहुँचते हैं। वहाँ पे गुजरात में या मुंबई में लोग अपना 10 बजे ऑफिस पहुँचे। अभी शाम के 5 साढ़े 5 बजते ही हमारे यहाँ पे अंधेरा होने लगता है, क्योंकि हम सनलाइट के हिसाब से आगे हैं ना, तो हमारे यहाँ पे अंधेरा जल्दी हो जाता है। तो शाम के 5 साढ़े 5 बजते ही, खासकर सर्दी के दिनों में तो आप देखते हैं 5 बजते ही ऐसा माहौल हो जाएगा, जबकि वहाँ पे आप देखेंगे 5 बजे इस तरह का माहौल होगा, अच्छा खासा लाइट होगा, क्योंकि सनलाइट के हिसाब से वो हमसे थोड़ा पीछे हैं। तो जो माहौल सनलाइट के हिसाब से हमारे यहाँ पे 5 बजे होता है वो उनके यहाँ पे 7 बजे होता है शाम के, क्योंकि वो हमसे 2 घंटे पीछे हैं, 30 डिग्री पीछे, हर 15 डिग्री मतलब 1 घंटा। तो मुद्दा यह है कि हम लोग 10 बजे ऑफिस आते हैं और 5 बजे ही हमें ऑफिस से निकलना पड़ता है। 10 बजे अगर मान लीजिए क्लासेस शुरू हो रही हैं तो 5 बजे क्लास ख़त्म करनी पड़ती है। तो इफेक्टिवली हमें कितना टाइम मिला, 7 घंटे का, और इनको कितना मिल गया, 9 घंटे का। 10 से लेकर के 7 बजे तक ये काम कर सकते हैं, क्योंकि 7 बजे जाकर के इस तरह का अंधेरा वहाँ शुरू होता है। अब इससे समस्या क्या हो गई, इससे समस्या ये हो गई कि अगर हम लोगों को शाम को काम करना है तो हमें लाइट की ज़रूरत होगी, हमें ऑफिसेज में इलेक्ट्रिसिटी वगैरह इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पावर कंजम्पशन बढ़ाना होगा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर इस कारण से, एक टाइम स्टैंडर्ड मेरिडियन के कारण। होता क्या है कि इफेक्टिवली वी गेट लेस डे लाइट फॉर ऑफिस आवर्स। हम 10 बजे शुरू होते हैं, 5 बजे हमें ख़त्म करना पड़ता है, तो इफेक्टिवली वी गेट लेस टाइम फॉर ऑफिस आवर्स। और अगर ऑफिस आवर्स को हमें बढ़ाना है, 7 बजे तक काम करना है, तो पावर रिक्वायरमेंट गोज अप, बिकॉज आफ्टर 5 वी नीड इलेक्ट्रिसिटी, वी नीड पावर इन ऑर्डर टू लाइट अप आवर ऑफिसेस। जबकि यहाँ पे इफेक्टिवली डे लाइट इनको ज़्यादा मिल जाता है काम करने के लिए। तो अगर आप देखिए तो इंडिया का ईस्ट और वेस्ट के बीच में जो एक डिस्टेंस है वो लगभग 3000 किलोमीटर का है, और इस कारण से लगभग 2 घंटे का सनलाइट के हिसाब से टाइम डिफरेंस आना चाहिए। मतलब जब ये 6 बज रहे हैं अहमदाबाद में तो इफेक्टिवली 8 बज चुके हैं ईटानगर में, लेकिन हम सब मिलाकर के मानते हैं कि हमारे यहाँ पे 7 बज रहे हैं। तो समस्याएं क्या हो गई कि हमारा काफ़ी सारा टाइम और पावर खराब होता है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, और यही कारण है कि डिमांड्स किए जाते हैं। बाद अक्सर इस तरह के फ्रीक्वेंट डिमांड्स उठते रहते हैं नॉर्थ ईस्ट के पॉलिटिकल पार्टीज़ द्वारा, लीडर्स द्वारा, इंटेलेक्चुअल्स द्वारा, ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा कि सर हमारे लिए एक सेपरेट टाइम जोन बना दिया जाए, नॉर्थ ईस्ट के लिए एक सेपरेट टाइम जोन, एक सेपरेट स्टैंडर्ड मेरिडियन बना दिया जाए कि हमारा टाइम इस हिसाब से डिटरमाइन हो और बाकी लोगों का अलग टाइम जोन हो जाए। तो इससे होगा क्या कि हम लोग का जो टाइम बचेगा, पावर बचेगा। तो इससे होगा क्या कि देखिए, जब ऑफिस 8 बजे, when offices open at 10 AM in North East, it is like 8 AM for Mumbai। आते सब लोग 10 बजे ही हैं, देखिए घड़ी एक साथ मिला रखी है ना, आते सब लोग 10 बजे ही हैं ऑफिस, लेकिन हमारे लिए 10 उनका 8 है, और हम 5 बजे जाते हैं, वो उनके लिए 3 बजे है। जब हम 5 बजे जा रहे होते हैं इफेक्टिवली सनलाइट के हिसाब से 3 बजे, हमारा जो 5 है उनके लिए फिर 3 है, और उनका जो 7 PM है वो हमारे लिए 5 PM है। तो हमारे लिए काफ़ी सारे नुकसान हैं। इनफैक्ट ऐसा भी कहते हैं कुछ लोग कि नॉर्थ ईस्ट में हमारा ईटिंग हैबिट ख़राब हो जाता है। इसी कारण से हम लोग लंच के टाइम में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पे सनलाइट, आप ध्यान दो, अगर आप 10 बजे ब्रेकफास्ट कर रहे हो, अगर आप 10 बजे ब्रेकफास्ट कर रहे हो तो इफ़ेक्टिवली आपके यहाँ पे वो 11 बज चुके हैं। 10 तो आपने इस स्टैंडर्ड मेरिडियन के हिसाब से अपनी घड़ी मिला रखी है ना यहाँ पे, लेकिन सनलाइट के हिसाब से तो आपके यहाँ पे 11 बजने चाहिए। तो हम लोग ब्रेकफास्ट के टाइम में लंच करते हैं, तो हमारा ईटिंग हैबिट थोड़ा ख़राब हो रहा है, ऑफिस का टाइम ख़राब हो रहा है, पावर कंजम्पशन रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। इसी कारण से डिमांड किए जाते हैं कि सर हमारे एक सेपरेट टाइम जोन दे दिया जाए। अब सेपरेट टाइम जोन देने में सरकार
कि क्या दिक्कतें हैं। सरकार ने बार बार, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो सेपरेट टाइम जोन बनाने से इनकार किया है। सेपरेट टाइम जोन देने से फ़ायदा क्या होगा कि हम लोगों का जो नॉर्थ ईस्ट का जो टाइम है वो लगभग 1 घंटा आगे चलेगा, कि हम अगर इधर रह रहे हैं तो हमारे लिए 3 बज रहा होगा, तो बाकी पूरे रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए 2 बज रहे होंगे। दैट विल बी द बेनिफिट ऑफ हैविंग सेपरेट टाइम जोन। तो इससे हम लोग 10 बजे ऑफिस आएंगे तो, और ये लोग भी 10 बजे ऑफिस आएंगे, लेकिन टेक्निकली हम 1 घंटा पहले आ जाएंगे, क्योंकि हमारी घड़ी 1 घंटा पहले चल रही है। लेकिन सरकार क्यों मना कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट बार बार क्यों मना कर रही है? सरकार कहती है कि देखो, रेलवे या एयरलाइंस को काफ़ी तकलीफें हो जाएंगी, एक्सीडेंट्स भी बढ़ सकते हैं। अभी यहाँ से ट्रेन चली नॉर्थ ईस्ट से, तो नॉर्थ ईस्ट के हिसाब से उसका टाइम, और जैसे ही इधर घुसी उसका टाइम अलग हो जाएगा। तो अननेसेसरी हर जगह 2-2 टाइम दिखाना पड़ेगा उस ट्रेन को जो नॉर्थ ईस्ट से बाकी जगह पे जा रही है, कि इसका टाइम नॉर्थ ईस्ट से खुलने का है 3 PM अकॉर्डिंग टू नॉर्थ ईस्ट स्टैंडर्ड टाइम, बट अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड और रिमेनिंग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इसका टाइम है 2 PM। सोचो कितना कन्फ्यूजन हो जाएगा, एयरपोर्ट्स पे कितना कन्फ्यूजन हो जाएगा। अभी एक ही टाइम लिखा रहता तब तो कितने लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, फ्लाइट किसी लोगों की छूट जाती है, तो दैट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। उसके अलावा ऑफिस टाइमिंग में भी अंतर आ जाएगा। आप यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट का ऑफिस पहले शुरू हो जाएगा, बाकी सब जगहों पे ऑफिस लेट शुरू होगा, और ऑफिस में इंटरेक्शन भी करना पड़ता है। यहाँ के बैंक्स, मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नॉर्थ ईस्ट में है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाकी जगह है, तो उनको इंटरेक्शन भी तो करना होता है। तो ऑफिस आवर्स अगर मिसमैच होंगे तो दिक्कतें होंगी। अब यहाँ से आप कॉल कर रहे हैं, वहाँ पे पता चला कि अभी तो ऑफिस खुला ही नहीं, आप 10 बजे ऑफिस पहुँचे और कॉल कर रहे हैं अपने मुंबई वाले हेड ऑफिस में, वो बोल रहा है कह रहे हमारे यहाँ तो 9 बज रहे हैं, तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो इन सब कारणों से अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बार बार इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक देश के अंदर अलग अलग टाइम जोन्स नहीं हो सकते। कई सारे दुनिया के ऐसे देश हैं जो अपने देश के अंदर ही अलग अलग टाइम जोन्स मेंटेन करते हैं। फॉर एग्जांपल यूएस के अंदर तो 9 टाइम जोन हैं, अलग अलग जगहों के लिए, अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग टाइम जोन बना रखा है। ऑस्ट्रेलिया के 3 टाइम जोन हैं। सबसे ज़्यादा टाइम जोन तो देखिए फ्रांस के अंदर है, लेकिन फ्रांस के अंदर टाइम जोन होने के पीछे कारण उसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन नहीं है, क्योंकि फ्रांस तो छोटा देश है। फ्रांस के बहुत सारे टाइम जोन्स होने के पीछे उसके दुनिया भर में अलग अलग आइलैंड टेरिटरीज, उसके अलग अलग जगहों पे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, सबके लिए उसने अलग अलग टाइम जोन बना लिया है, इसलिए टोटल उसके 12 टाइम जोन्स हैं। अगर इंडिया की भी बात की जाए तो इंडिया के अंदर भी 3 टाइम जोन हुआ करते थे आज़ादी से पहले, कोलकाता टाइम जोन, मद्रास टाइम जोन, बॉम्बे टाइम जोन। और अभी भी अगर बात की जाए तो असम के अंदर जो टी गार्डन में काम करने वाले वर्कर्स हैं उनके लिए अलग टाइम जोन माना यह प्रैक्टिस किया जाता है, जिसको कहा जाता है चाय बागान टाइम जोन, जो बाकी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन से 1 घंटा आगे है। तो आप अगर टी बागान वाले या चाय बागान में काम करने वाले वर्कर से पूछेंगे कि अभी कितना बज रहा है, तो वो बोलेगा कि 5:30 बज रहे हैं। वो मतलब 1 घंटा वो एडवांस चलता है, क्योंकि जो वो चाय बागान टाइम जोन के हिसाब से अपना टाइम बता रहा है, वो उसकी घड़ी उस हिसाब से मैच्ड है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे देश में भी 2 टाइम जोन प्रैक्टिस नहीं किए जा सकते। अगर अलग अलग देशों में, कई सारे देशों में प्रैक्टिस किया जा सकता तो हमारे यहाँ भी हो सकता है, लेकिन हाँ कुछ प्रॉब्लम ज़रूर हैं। जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया, एक्सीडेंट्स के चांसेस हो सकते हैं, कन्फ्यूजन के हो सकते हैं। हमारे देश में लोग पढ़े लिखे भी तो कम है ना, तो फ्लाइट्स वगैरह में, ट्रेन में ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो मुझे लगता है कि जो चाय बागान टाइम जोन है या 2 टाइम जोन का डिमांड है, ये हाल फिलहाल में फिर से जोर पकड़ रहा है। तो इस कारण से एपीएससी एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है ये, और इस कारण से मैंने पूरा मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन इसके अराउंड बिल्ड किया है, और मैंने स्टैंडर्ड आंसर भी आपको लिख के दिया है। सवाल इस तरह का कुछ पूछा जा सकता है, व्हाट इज चाय बागान टाइम जोन, एग्जामिन द डिमांड ऑफ सेपरेट टाइम जोन फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो मैंने यहाँ पे साफ साफ आंसर भी लिख के दिया हुआ है कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स टाइम पर डिमांड करते रहे हैं डिफरेंट टाइम जोन्स इन ऑर्डर टू मैनेज देयर रूटीन वर्क शेड्यूल, क्योंकि वहाँ पे सन राइजेज एंड सेट्स अर्लियर, जल्दी सवेरा होता है, जल्दी शाम होती है। और इससे क्या प्रॉब्लम होती है एक टाइम जोन होने से, व्हाट इज द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, इट अफेक्ट्स आवर प्रोडक्टिविटी। हमारा काफ़ी सारा सुबह में समय खराब हो जाता है। हम 10 बजे का इंतजार करते हैं, सुबह 5 बजे उठ जाते हैं हम लोग, क्योंकि लाइट जल्दी आ जाती है ना, और 10 बजे तक इंतजार करते हैं। हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, और हमारा ओवरऑल लॉस ऑफ डे लाइट आवर्स हो जाता है। विंटर्स में तो और भी तकलीफें बढ़ जाती है, 4:30 बजे होते होते अंधेरा होने लगता है हमारे यहाँ पे। और यही कारण है कुछ कुछ एरियाज में हमारे यहाँ पे, जैसे टी गार्डन में चाय बागान टाइम जोन अलग से फॉलो किया जा रहा है। और इन सब चैलेंजेस के कारण CSIR ने, जो हमारे देश की एजेंसी है, सेंटर फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसने प्रॉपर स्टडी करके सजेस्ट किया भारत सरकार को कि हमारे देश में 2 टाइम जोन होने चाहिए।
इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन 1 एंड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन 2। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए अलग से टाइम जोन होना चाहिए, ऐसा सजेस्ट किया CSIR ने। लेकिन अभी तक ये सजेशन भारत सरकार ने माना नहीं है। क्या चैलेंजेज हैं इस सजेशन को मानने में? तो दो ही मेन चैलेंजेज हैं। पहला तो मैंने जो आपको बताया वो है कि ट्रेन वगैरह में कन्फ्यूजन, एयरलाइंस में कन्फ्यूजन, ऑफिसेस को मैनेज करने में कन्फ्यूजन। जो दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है, जो भारत सरकार के मन के अंदर डर है, वो है सेपरेटिस्ट टेंडेंसी। देखो, जब से हमारा देश का जो बिगिनिंग ही हुआ है वो पार्टीशन से हुआ। 1947 में इंडिया के दो बंटवारे हो गए थे, इंडिया पाकिस्तान में। तो कोई भी इस तरह का डिमांड जब उठता है ना कि हमें अलग टाइम दे दो, हमें अलग नाम दे दो, कुछ भी इस तरह का डिमांड उठता है तो सरकार एक कहीं ना कहीं डर मन में पैदा होता है कि आज अलग टाइम मांग रहे हैं, कल अलग स्टेट मांगेंगे, परसों अलग देश मांगेंगे। तो ये जो सेपरेटिस्ट टेंडेंसी का फियर, जो एप्रीहेंशन है, वो एक मेन कारण है। सरकार इस कारण से इसको नहीं मानती है कोई भी चीज़, बोले नहीं नहीं हम नहीं मानेंगे, अलग तुमको टाइम क्यों चाहिए, इसी में मैनेज करो। तो ये सब कारण है कि सरकार जो है सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज उनको लगता है कि इससे बढ़ावा मिल सकता है और इस कारण से सेपरेट टाइम जोन के डिमांड को रिजेक्ट कर देती है। वो बात अलग है कि आज़ादी से पहले हमारे यहाँ पे 3 टाइम जोन हुआ करते थे, अभी भी 2 टाइम जोन मैनेज किए जा सकते हैं अगर सरकार थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखाए तो। इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी जरूर बढ़ जाएगी, पावर कंजम्पशन बचेगा, लेकिन हाँ थोड़ा हमें अपने आप में कॉन्फिडेंस रखना होगा कि अब आज़ादी के 70 साल हो चुके हैं और अब जाकर के हमारे देश जो है काफ़ी कंसोलिडेट हो गया है, पॉलिटिकली स्टेबल हो गया है। अब हमें सेपरेटिस्ट टेंडेंसी से घबराने की जरूरत नहीं। वी हैव यूनाइटेड एज वन कंट्री, ये कॉन्फिडेंस हमें लाने की जरूरत है। एक और सॉल्यूशन हो सकता है जो मुझे लगता है, देखिए सेपरेट टाइम जोन तो भारत सरकार मान नहीं रही, अदरवाइज वो अच्छा सॉल्यूशन होता कि नॉर्थ ईस्ट के लिए एक सेपरेट टाइम जोन दे दिया जाए। लेकिन अगर सरकार नहीं मान रही है तो हम नॉर्थ ईस्ट के लोग कुछ और भी कर सकते हैं। हम अपना ऑफिस आवर्स 1 घंटा पहले शिफ्ट कर सकते हैं कि भाई सब लोग, पूरे इंडिया भर में लोग 10 बजे ऑफिस आते हैं, तो कोई ज़रूरी है कि हम भी 10 बजे ऑफिस आएँ? हमारे यहाँ पे तो सवेरा जल्दी हो जाता है ना, तो हम 9 बजे ऑफिस आ जाएँ, 1 घंटा या 1.5 घंटा पहले ऑफिस आ जाएँ और फिर शाम को 5 बजे चले जाएं, तो इफेक्टिवली हमें भी लगभग 8 साढ़े 8 घंटे का काम करने का मौका मिल जाएगा। दिक्कत यहाँ भी तो है, मतलब हम आते हैं ऑफिस टाइम के हिसाब से, पूरे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 10 बजे, जबकि हमारे यहाँ पे सवेरा जल्दी हो गया, तो इफेक्टिवली सुबह हमने 1-1.5 घंटा ज़्यादा बर्बाद कर दिया। क्यों ना हम थोड़ा जल्दी ऑफिस आ जाएं, हम अपना रूटीन में ही, बाकी पूरे इंडिया भर में लोग अगर 12 या 1 बजे लंच करते हैं तो हम 11 बजे लंच करें। तो घड़ी को शिफ्ट करने के बजाय हम अपने लाइफ पैटर्न को और टाइम को थोड़ा अर्ली शिफ्ट कर लें, ये भी किया जा सकता है। दिस कैन बी वन सॉल्यूशन। आप बताइए आपको क्या लगता है दोनों में से बेहतर सॉल्यूशन कौन सा है? आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वैसे इस सवाल को जरूर अटेम्प्ट करना, मुझे लगता है APSC मेंस में ये पक्का से आएगा। इस टॉपिक के बेसिस पे एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हमने आपको दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. The next article is taken from international segment. It is about nuclear weapons and this topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. It is also important for political science optional students. तो करंट न्यूज़ क्या है? देखिए, दुनिया की एक इंटरनेशनल NGO है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, SIPRI. इसका काम क्या होता है कि पूरे दुनिया भर में कौन कौन से देश कितने वेपन्स बना रहा है उसका एक रिपोर्ट पब्लिश करती है हर साल. उसका नाम ही है, उस रिपोर्ट का नाम ही है SIPRI ईयर बुक. और इस SIPRI ईयर बुक के हिसाब से इंडिया, चाइना और पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स या न्यूक्लियर वेपन्स की संख्या लगातार बढ़ा रहे हैं. फॉर एग्जांपल 2020 के जो इनकी SIPRI ईयर बुक थी उसके हिसाब से चाइना के पास 320 न्यूक्लियर वॉर हेड्स थे, पाकिस्तान के पास 160 और इंडिया के पास 150. और अब चाइना ने 320 से बढ़ा करके 350 कर लिए हैं, पाकिस्तान ने 160 से बढ़ा करके 165 कर लिए और इंडिया ने 150 से बढ़ा करके 156 कर लिए हैं. अगर ओवरऑल न्यूक्लियर स्टॉक पाइल की बात की जाए अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, तो रसिया के पास सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन है, लगभग 6375 वॉर हेड है, जबकि US के पास 5800. अगर इन दोनों देशों को मिला दिया जाए, इनके न्यूक्लियर वेपन्स को मिला दिया जाए, तो दुनिया का 90% न्यूक्लियर वेपन रसिया और US के पास अकेले है. दुनिया के 9 ऐसे देश हैं हु क्लेम दैट दे आर ए न्यूक्लियर वेपन स्टेट. दे आर US, रसिया, UK, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल एंड नॉर्थ कोरिया.
यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे आगे रसिया है, दूसरे नंबर पे यूएस है। अब ये डाटा पूरी तरह से आप ये कोलैबोरेटेड किया हुआ नहीं है, सिपरी के हिसाब से कुछ और है, स्टैटिस्टिका के हिसाब से कुछ और है, लेकिन इतना तय है कि रसिया के पास सबसे ज़्यादा है, उसके बाद यूएस के पास है, और बाकी सारे देश भी हैं जिसमें इंडिया से ज़्यादा पाकिस्तान के पास है और पाकिस्तान से भी कहीं ज़्यादा चाइना के पास है। सवाल ये उठता है कि इतने सारे न्यूक्लियर वेपन का क्या फ़ायदा है। देखिए, 2 न्यूक्लियर वेपन ही, फॉरगेट अबाउट 140, 2-3 न्यूक्लियर वेपन अटैक भी काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। हमारे पास तो 140 है, फिर भी तो इसके ऊपर चाहे जितना भी आप बनाइए, 140 है, 150 बनाइए, 200 बनाइए, 400 बनाइए, वो सब खाली पावर प्रोजेक्शन है कि मेरे पास इतना है। होने को तो 2 ही काफ़ी है। अब जैसे आपके पास आपके बंदूक में 5 गोलियां हो या 50 गोलियां, हाउ डज दैट मैटर, एक इंसान को मारने के लिए एक ही काफ़ी है। वैसे ही 140-150 न्यूक्लियर वेपन भी काफ़ी है, बट द कंट्रीज गो फॉर मोर एंड मोर न्यूक्लियर स्टॉक पाइल जस्ट इन ऑर्डर टू हैव पावर प्रोजेक्शन। इसको हम लोग कहते हैं पावर मैक्सिमाइजर अप्रोच, कि मैं सबसे टॉप पे हूँ। और इसी कारण से इसको कहा जाता है, इस पावर प्रोजेक्शन अप्रोच को या फिर इस पावर मैक्सिमाइजर अप्रोच को दुनिया भर में जो दुनिया की कंट्रीज फॉलो कर रही हैं, इसको कहा जाता है एज ऑफ ओवरकिल। ऐसे में आ सकता है एज ऑफ ओवरकिल। ध्यान रखना कि भाई हमने इतने न्यूक्लियर वेपन बना लिए हैं, इतने न्यूक्लियर वेपन बना लिए इन द नेम ऑफ पावर रेस, कि हम अपने पूरे दुनिया को खाली किल नहीं कर सकते, वी कैन ओवर किल। हम इसको 9 या 10 बार पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इतना न्यूक्लियर वेपन हमने अभी तक स्टॉक पाइल कर लिया है। सो दिस इज द न्यूक्लियर रेस गोइंग अक्रॉस द वर्ल्ड। अब कई सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं कि न्यूक्लियर रेस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। तो कई सारे लोग हैं, कई सारे ऐसे थिंकर्स हैं जो कहते हैं कि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, ज़्यादा वेपन से सेफ्टी सिक्योरिटी बढ़ती है, वॉर को अवॉइड करने में ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन काम आता है, एज इट इंश्योर्स म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। तो क्या है ये म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, ये समझिए। देखिए, एक कंट्री ए है, इसके पास न्यूक्लियर वेपन आ गया, दूसरा कंट्री है, इसके पास बड़ कंट्री बी, इसके पास भी न्यूक्लियर वेपन आ गया। तो अब ये दोनों आपस में कभी नहीं लड़ेंगे। पहले खूब लड़ते, इनके सोल्जर्स इसको मारते, इसके सोल्जर्स इसको मारते, लेकिन जैसे ही दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन आ जाएगा, दोनों के दोनों अब वॉर को अवॉइड करना चाहेंगे, क्योंकि दोनों को पता है कि अगर ये वॉर एक लिमिट से ज़्यादा आगे बढ़ गया तो जो इसका डैमेज हो सकता है, अगर ए ने बी पे न्यूक्लियर वेपन मार दिया या बी ने ए पे न्यूक्लियर वेपन मार दिया, तो डैमेज जो हो सकता है वो डिस्प्रोपोर्शनेट हो सकता है, बहुत ज़्यादा हो सकता है। इसीलिए नन ऑफ देम विल गो बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट, नन ऑफ देम वुड लाइक टू हैव वॉर, एंड इन दैट वे दे विल एंश्योर पीस। और इसी को कहा जाता है म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, कि अब चाहे ए हो या बी हो, दोनों को पता है कि अगर हमने बी के साथ कुछ भी हरकत की या बी को पता है ए के साथ हरकत की, तो ये एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन है दोनों ही साइड का। And that is why they will not fight for each other, fight against each other, because they know that other party has nuclear weapon. जैसे 2 लोगों के हाथ में बंदूक हो तो कोई गोली नहीं चलाता, लेकिन अगर बस एक के हाथ में हो तो आराम से गोली चला देगा सामने वाले पे। अब यही आर्गुमेंट दिया जाता है इंडिया पाकिस्तान के बीच में भी। देखिए, 1948 में हमारे बीच में वॉर हुआ, 65 में हुआ, 71 में हुआ। क्या कारण है कि 1998 के बाद से, जब से दोनों ही देश न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन गए, तब से हमारे बीच में, इंडिया पाकिस्तान के बीच में कोई फुल स्केल वॉर नहीं हुआ। कई सारी हॉस्टिलिटीज़ के सिनारियो बने, लेकिन फुल स्केल वॉर नहीं हुआ। जो थिंकर्स हैं वो न्यूक्लियर वेपन ही कारण बताते हैं कि दोनों देश को पता है कि वी आर ए न्यूक्लियर वेपन स्टेट, और नाउ वी कैन नॉट अफोर्ड टू गो एट वॉर अगेंस्ट द अदर पार्टी। आप सुनते होंगे इमरान खान भी बात बात पे यही धमकी देता है कि इंडिया ये भूल रहा है कि हम भी एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं। तो कहीं ना कहीं वो याद दिलाता है कि सुनो, बाकी तो हम कमज़ोर हैं, इकोनॉमी हो चाहे बाकी सोसाइटी हो, हम कमज़ोर हैं, लेकिन एक चीज़ है जो बैलेंस कर देता है सारा गेम को, वो है न्यूक्लियर वेपन। तो इस कारण से प्लीज़ हमें टॉर्चर ना करो, हरास ना करो, अदरवाइज वी कैन टेक दैट ऑप्शन एज वेल। तो कहीं ना कहीं ये बैलेंसर है, ये आर्ग्यूमेंट देते हैं। लेकिन काउंटर आर्ग्यूमेंट भी है कि न्यूक्लियर वेपन से स्टेबिलिटी शॉर्ट टर्म में बन रही है, लॉन्ग टर्म में न्यूक्लियर वेपन से खतरा ही खतरा है। और यही कारण है कि न्यूक्लियर वेपन को पूरी तरह से अगर खत्म कर दिया जाए, कंप्लीट डिसआर्मामेंट इज अ बेटर सॉल्यूशन। शॉर्ट टर्म में पीस है, लेकिन लॉन्ग टर्म में खतरा कैसे हो सकता है? क्योंकि दुनिया के सारे जो लीडर्स हैं या पॉलिटिकल लीडर्स हैं, दे आर नॉट रैशनल थिंकर्स। ये म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन कौन समझेगा? जो रैशनल थिंकर है, जो सोचता है, समझता है। लेकिन कई सारे ऐसे लीडर भी हैं जो इररैशनल हैं, इररिस्पॉन्सिबल हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है नॉर्थ कोरिया का लीडर कैसा है। तो कहीं ना कहीं आप ऐसे लीडर्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन सोच के ही अटैक करेगा। ही मे नॉट टेक रैशनल डिसीजन ऑल द टाइम। उसके अलावा कई सारे ऐसे नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, ऐसे टेररिस्ट ग्रुप्स,
अगर इनके हाथ लग गया न्यूक्लियर वेपन तब क्या करोगे? ये थोड़ी सोचेंगे कि म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन होगा, हमारा भी नुकसान होगा। अगर इनके हाथ न्यूक्लियर वेपन लग गया तो ये पक्का से सामने वाले पार्टी पर अटैक कर देंगे। सो इसी कारण से माना जाता है कि न्यूक्लियर वेपन से शॉर्ट टर्म में पीस तो आ रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में खतरा है अगर ये इररेस्पॉन्सिबल इररेशनल लोगों के हाथ में लग गया तो। अगर इंडिया न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम की बात की जाए तो देखिए, इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने एक पॉलिसी अपनाई थी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को लेकर के कि हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बस सिविलियन पर्पस के लिए करेंगे। ये नेहरू जी लेकर के आए थे और उसमें हमने साफ साफ कहा था कि हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे और हम चाहते हैं कि पूरे दुनिया भर में न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट कर दिया जाए पूरी तरह से, कोई भी न्यूक्लियर वेपन ना बनाए। लेकिन 1962 वॉर जब हुआ चाइना से, उसके बाद से इंडिया न्यूक्लियर वेपन बनाए, ऐसे डिमांड्स उठने लगे क्योंकि हमें लगा कि अब हमें भी मिलिटरली मजबूत होना पड़ेगा, सिर्फ इस तरह के प्रिंसिपल्ड बातें करने से काम नहीं चलेगा। और 1966 में जब चाइना ने न्यूक्लियर वेपन बना लिया तो और ज़्यादा तकलीफें बढ़ गई हमारी, अब तो चाइना ने भी बना लिया। एंड देन वी स्टार्टेड टू प्लान फॉर हैविंग आवर ओन न्यूक्लियर वेपन, और तभी हमने 1974 में ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा किया अंडर इंदिरा गांधी लीडरशिप। लेकिन उसको करने के बाद हमने बोला कि ये पीसफुल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एक्सप्लोजन है और इसके मदद से हम बस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे फॉर पीसफुल यूजेज लाइक मेडिसिनल यूजेज और फॉर पावर प्रोडक्शन। लेकिन 1998 में वाजपेयी जी के लीडरशिप के अंतर्गत हमने ऑपरेशन शक्ति किया और हमने डेमोन्स्ट्रेट किया कि हमने मिलिट्री न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बना ली है और इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए भी करेंगे। और इसके बाद इंडिया ऑफिशियली बिकेम ए न्यूक्लियर वेपन स्टेट आफ्टर दिस ऑपरेशन शक्ति। लेकिन साथ ही साथ इंडिया ने अपने आप को रिस्पॉन्सिबल कंट्री की तरह भी प्रोजेक्ट किया। ऑपरेशन शक्ति के बाद हम अपने आप को न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनाए। साथ ही साथ हमने अपना न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन पब्लिश किया जिसमें हमने कहा दैट वी विल फॉलो नो फर्स्ट यूज, हम पहले किसी के ऊपर इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन वी विल गो फॉर मैसिव रिटालिएशन। अगर कोई हमारे ऊपर अटैक करेगा तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं, जितनी ताकत है उससे पूरी तरह से पूरी ताकत लगा देंगे, पूरी तरह फास्ट, और जितना हो सकेगा उतनी कैपेबिलिटी से रिटालिएट करेंगे। सो नो फर्स्ट यूज बट मैसिव रिटालिएशन। उसके अलावा ये भी हमने कहा कि वी विल गो फॉर नो यूज अगेंस्ट नॉन न्यूक्लियर स्टेट। कोई ऐसा देश है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, उसके खिलाफ किसी भी हालत में हम न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई और भी कई सारे देश हैं जिसका नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है। फॉर एग्जांपल इंडिया के अलावा चाइना का है, नॉर्थ कोरिया का है नो फर्स्ट यूज। चाइना का नो फर्स्ट यूज एक कंडीशनल तरीके से, चाइना कहता है कि वैसे तो मेरा नो फर्स्ट यूज है, लेकिन अगर ताइवान का मामला उठाता है यूएस, ताइवान के इंडिपेंडेंस की बात करता है या फिर अब वन चाइना पॉलिसी को रिव्यू करने की बात करता है, तो फिर मैं यूएस के ऊपर न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल पहले कर सकता हूं। सो इस केस में वो कहता है कि ये कंडीशनल है, शर्तें लागू जैसे कहते हैं वैसे ही वो अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी एक्सप्लेन करता है कि ताइवान वाले मामले में अगर यूएस कहता है कि नहीं नहीं ताइवान इज रियल चाइना, रिपब्लिक ऑफ चाइना इज रियल चाइना, देन इन दैट केस वी विल यूज न्यूक्लियर वेपन अगेंस्ट यूएस। बाकी सारे ये सही कई सारे देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है एंड दे डू नॉट फॉलो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। अब ये इतनी सारी बातें जो हमने डिस्कस की, इसका कैसे कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी ज़रा देखिए। ऐसे में इस्तेमाल कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, एज ऑफ ओवरकिल। उसके अलावा जीएस पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस में पूछा जा सकता है मिलिटराइजेशन और न्यूक्लियराइजेशन ऑफ वर्ल्ड, उससे क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान हैं, हमने फ़ायदा नुकसान देख लिया। चैलेंजेज ऑफ न्यूक्लियर वेपन हमने देखा कि क्या चैलेंजेज हैं, इंस्टेबिलिटी बनी रहती है, थ्रेट हमेशा बना रहता है। उसके अलावा अगर किसी इरेशनल प्लेयर के हाथ में लग गया तो और भी ज़्यादा खतरा बढ़ सकता है। न्यूक्लियर डिप्लोमेसी या म्यूचुअल डेटरेंस या एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन पे भी सवाल पूछा जा सकता है कि हाउ न्यूक्लियर डिप्लोमेसी और न्यूक्लियर पावर न्यूक्लियर वेपन इंश्योर्स म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन एंड इन दैट प्रोसेस इट इंश्योर्स पीस एंड स्टेबिलिटी, ये पूछा जा सकता है। पॉलिटिकल साइंस में आपसे पावर प्रोजेक्शन के लिए कैसे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है वो पूछा जा सकता है। आप एज ऑफ ओवरकिल तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, वो एस्से में आ सकता है। इस टॉपिक के बेसिस पर हमने आपको ये मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है और इस सवाल को अटेम्प्ट कीजिए, जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन में लीड टू इंटरनेशनल पीस। तो इट डज नॉट अलाउ फुल स्केल वॉर, इट इंश्योर्स म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन एज सीन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कोल्ड वॉर रिमेन्ड कोल्ड बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर वेपन। दोनों ही पार्टी यूएस या यूएसएसआर जानता था कि दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन है, इसी कारण से कोल्ड वॉर रिमेन कोल्ड, अदरवाइज इट कुड हैव बिकम हॉट, देयर कुड हैव बीन डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन। लेकिन जैसे कि कैसे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बाद दोनों ही पार्टी बैकफुट पे आ गई 1962 में, तो कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर को कोल्ड रखने में भी न्यूक्लियर वेपन का हाथ है, ऐसा लोग मानते हैं, थिंकर्स मानते हैं। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेगमेंट, इट इज अबाउट रेयर अर्थ मिनरल्स। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 4 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। रेयर अर्थ मिनरल्स, देखिए दुनिया के
17 ऐसे केमिकल एलिमेंट्स हैं, हमारे पीरियोडिक टेबल में भी दिखेंगे। ऐसे 17 केमिकल एलिमेंट्स हैं जिनको रेयर अर्थ मिनरल्स माना जाता है। इसमें से 17 में से 15 तो हैं उनको लैंथेनाइड सीरीज के मेटल्स माने जाते हैं, लैंथेनाइड सीरीज के मिनरल्स माने जाते हैं। लैंथेनाइड सीरीज देखिए शुरू होता है एटॉमिक नंबर 57 से और ये चलता है 71 तक। ये देखिए लैंथेनाइड सीरीज, लैंथेनाइड इसका पहला एलिमेंट होता है और ल्यूटेशियम इसका 71 यानी कि आखिरी एलिमेंट होता है। तो ये 15 एलिमेंट होगा जिसको रेयर अर्थ मिनरल्स माना जाता है। उसके अलावा दो और मिनरल्स हैं, स्कैंडियम एंड यट्रियम। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 एंड यट्रियम का एटॉमिक नंबर 39। ये स्कैंडियम एंड यट्रियम, दीज आर टुगेदर नोन एज रेयर अर्थ एलिमेंट्स। तो स्कैंडियम, यट्रियम और प्लस ये 15 लैंथेनाइड सीरीज वाले मेटल्स नोन एज रेयर अर्थ मेटल्स या मिनरल्स। रेयर अर्थ मिनरल्स, इनको रेयर क्यों कहते हैं? तो ऐसा नहीं है कि इनकी शॉर्टेज है दुनिया भर में इसलिए इनको रेयर कहते हैं, ऐसा नहीं है। इनको रेयर इसलिए कहते हैं क्योंकि इनको एक्सट्रैक्ट करना, इनको निकालना और इनका इस्तेमाल करना काफ़ी कठिन है। इसके लिए इट रिक्वायर्स हाई स्किल, हाई कैपिटल इंटेंसिव है, इन्वायरमेंटल कॉजेज हो सकते हैं, कंसर्न्स हो सकते हैं इनको निकालने में। और इनके दो मेन ओर्स हैं रेयर अर्थ मिनरल्स के, दो मेन ओर हैं मोनाजाइट एंड बास्टेनेसाइट। दीज आर टू मेन मिनरल्स ऑन ओर्स फ्रॉम वेयर रेयर अर्थ मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड। अगर रेयर अर्थ मिनरल्स की बात की जाए, बास्टेनेसाइट या मोनाजाइट की बात की जाए, तो इनका कलर काफ़ी साइनी होता है या फिर ग्रे कलर का होता है। सॉफ्ट होते हैं, ये मैलिएबल होते हैं, मतलब इनको एक सीट में कन्वर्ट किया जा सकता है पीट पीट करके। डक्टाइल होते हैं, मतलब इनको वायर में बनाया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है, लंबा वायर बनाया जा सकता है इनका। दे आर हाईली रिएक्टिव, काफ़ी ज़्यादा रिएक्ट कर सकते हैं अगर इनको हाई टेम्परेचर पर रखा जाए तो, या फिर इनका पाउडर बना दिया जाए तो ये काफ़ी रिएक्टिव भी हो सकते हैं। और इसी कारण से इनका कई सारा इस्तेमाल भी, इनके कई सारे यूजेज हैं। स्मार्टफोन्स में इस्तेमाल किया जाता है, इनका लैपटॉप्स में इस्तेमाल किया जा सकता है, पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट्स के लिए कैटलिस्ट बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए किया जाता है, विंड टर्बाइंस के लिए, ड्रोन्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिलिट्री यूजेस हो सकते हैं, ड्रोन्स बनाए जा सकते हैं मिलिट्री यूजेस के लिए, न्यूक्लियर एप्लीकेशंस में इनका इस्तेमाल होता है। तो मतलब इनका कई सारे जगहों पे जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं उसमें इनका इस्तेमाल होता है। और अगर इनकी अवेलेबिलिटी की बात की जाए तो दुनिया का सबसे ज़्यादा रिजर्व अकेले चाइना के पास है। 37% रिजर्व ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स इज विथ चाइना। उसके बाद है ब्राज़ील, वियतनाम हैविंग 18% ईच, रसिया 15%, और बाकी बची हुई दुनिया के पास बस 12% है। यानी कि पूरी दुनिया ज़्यादातर चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर रेयर अर्थ मिनरल्स। 2019 की अगर बात की जाए, इंडिया या यूएस की बात की जाए, तो पूरी तरह से हम रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर 2019 की बात की जाए तो यूएस का जो भी रेयर अर्थ मिनरल्स था उसका लगभग 80% तो उन्होंने बस चाइना से इंपोर्ट किया था। तो यहाँ पे चाइना को बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। और यही कारण है कि जो उनके डेंग जियोपिंग, जो उनके लीडर थे 1980s में, डेंग जियोपिंग ने एक बार कहा था कि मिडिल ईस्ट हैज़ ऑयल बट चाइना हैज़ रेयर अर्थ। तो इनको पता था कि आने वाले टाइम में रेयर अर्थ मिनरल्स का कितना ज़्यादा इस्तेमाल हो सकता है और यहाँ पे उनको एडवांटेज है पूरी दुनिया के ऊपर। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम इकोनॉमिक्स सेगमेंट। इट इज अबाउट फेम 2 scheme. This topic is important from our syllabus paper 4 Indian economy point of view. फेम है क्या? ये फेम का फुल फॉर्म है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। फेम प्रोग्राम को पहली बार लॉन्च किया गया था 2015 में, जिसको बोला गया फेम फेज 1। इसमें टोटल 895 करोड़ एलोकेशन किया गया था। ये नंबर्स याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन नंबर्स मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके कि सरकार कितनी सीरियस है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंडिया में प्रमोट करने के लिए। क्योंकि फेज 1 में तो 895 करोड़ दिए थे, फेज 2 लॉन्च किया इन्होंने 2019 में, 3 सालों के लिए, 2019 से 2022 तक, और इस बार 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंडिया में प्रमोट करने के लिए, जिसको कहा गया फेम फेज 2। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फेम प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और हाइब्रिड व्हीकल्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में प्रमोट किया जाए, लोगों को इंसेंटिव दिया जाए। जैसे रजिस्ट्रेशन का पैसा लगता है जब आप कार खरीदते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन का पैसा लगता है, इंश्योरेंस का पैसा लगता है, उन सब में सरकार रियायत दे रही है, इंसेंटिव दे रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदने पे, ताकि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल ज़्यादा खरीदें। समस्या ये है कि इसके बावजूद भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इसलिए लोग खरीद नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए अभी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडिया को में पूरी तरह से मार्केट कैप्चर नहीं कर पा रही। दूसरा कारण, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इसलिए नहीं कैप्चर कर पा रही है मार्केट को क्योंकि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी कम है। जगह जगह पे आपको पेट्रोल पंप तो दिखता है, लेकिन चार्ज करने के लिए आपको इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिखते। तो फेम 2 प्रोग्राम में, फेम फेज 2 में फोकस किया जाएगा कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी बनाए जाए
उसके अलावा फेम से सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कम होगा, फ्यूल सिक्योरिटी बनेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल से इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन बहुत कम होता है। ये हाल फिलहाल में फेम न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि भारत सरकार ने कई सारे नए स्कीम्स लेकर के आए हैं लोगों को इंसेंटिव देने के लिए, आरटीओ का इंसेंटिव हो, चाहे इंश्योरेंस का इंसेंटिव हो, रजिस्ट्रेशन का इंसेंटिव हो, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदें। फेम 1 जब आया था ना, फेज 1 जब आया था 2015 में, तो उसके बाद 2016 में यूपीएससी ने सीधा सीधा सवाल पूछ लिया था कि फेम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, राइट ऑप्शन वाज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो अब मुझे लगता है कि एपीएससी में आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है फेम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, आंसर विल बी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। In our segment, most probable prelims topics for upcoming UPSC, today we will cover topic number 311 to 315. Topic number 311 is about Kalawari class submarine. तो देखिए Kalawari class submarine is 5th Kalawari class submarine। देखिए इस ये जो आप समझिए पहले कि हमारे पास मेनली दो तरह के सबमरीन्स हैं, न्यूक्लियर सबमरीन और नॉन न्यूक्लियर सबमरीन। न्यूक्लियर सबमरीन में भी है अरिहंत क्लास, चक्रा क्लास और फ्यूचर अटैक सबमरीन्स, S5 फ्यूचर मिसाइल सबमरीन। ये न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, मतलब न्यूक्लियर वॉरहेड है, न्यूक्लियर पावर्ड है। और नॉन न्यूक्लियर सबमरीन्स जैसे उसमें है अलग अलग कलावरी क्लास, सीसुमर क्लास या फिर सिंधु घोष क्लास। अभी ये जो आर्टिकल है, ये जो न्यूज़ है वो कलावरी क्लास है। कलावरी क्लास में देखिए सबसे पहले INS कलावरी लाया गया, फिर INS खंदेरी लाया गया। हाल फिलहाल में इसमें 3 और नए ऐड किए गए हैं, INS वगीर, INS करांच, INS वागासीर। तो ये न्यूज़ में थे हाल फिलहाल में, ये 3 जो नए ऐड किए गए हैं अंडर कलावरी सबमरीन, जो कि नॉन न्यूक्लियर सबमरीन है, डीजल से चलते हैं, इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है, यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from next topic is topic number 312. It is about Panna Tiger Reserve. It is in Vindhya mountain range in the northern part of Madhya Pradesh. It was in news recently because it has been declared as part of UNESCO's Biosphere Reserve program. Every year UNESCO appoints new Biosphere Reserve and removes other under its Conservation of Biodiversity program of known as Man Biosphere program. Man Biosphere program यूनेस्को ने चलाया था सिंस 1974, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि पूरे दुनिया भर में बायोस्फीयर्स जो रिच एरियाज हैं फ्लोरास फौना वाले, उनको प्रोटेक्ट करके रखा जाए। Please attend this question based on topic number 312. Topic number 313 is about Generalized System of Preferences, GSP. It is a preferential tariff system which provides tariff reduction on various products. It provides accessibility to developing countries in different markets of the world. The GSP was instituted in 1971 under aegis of UNCTAD, United Nations Conventions on Trade and Development. दुनिया के 13 कंट्री ऐसे हैं जो GSP देते हैं। दे आर ऑस्ट्रेलिया, बेलारूस, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, आइसलैंड, जापान, कजाकिस्तान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, रशिया, स्विट्जरलैंड, टर्की एंड US. Please attempt this question based on topic number 313. Topic number 314 is about Kanyasri Prakalp scheme. It was started by West Bengal government. इसके अंदर कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र दिए जाते हैं in order to improve the status and well-being of girl child by incentivizing them to go to schools. ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि हाल फिलहाल में इसको यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस अवार्ड दिया गया है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 314. टॉपिक नंबर 315 इज अबाउट न्यूमोनिया. Pneumonia and diarrhea are the leading killers of the world's young children, accounting for about 29% of deaths under 5 age. तो 5 साल से कम उम्र के बच्चों में डेथ के सबसे बड़े कारण है न्यूमोनिया और डायरिया। लगभग 29% डेथ, या ओवरऑल नंबर्स में भी बात की जाए तो 20 लाख बच्चों की डेथ बस न्यूमोनिया या डायरिया के लिए कारण ही होता है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 315. This is the answer of question number 306 to 310 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. Which of the following statements are true about basmati rice? It is known for short grain, known for its long grain and aromatic nature. Apart from India, it is grown in Pakistan only, not in China. So the correct answer is option D, none. Demand for Tulu language to get scheduled status was recently seen in news. Tulu language belongs to, correct answer is option B, Kerala and Karnataka. New Shepard, it is a rocket system meant to take tourists to the space. Absolutely correct. The system is built by NASA and European Space Agency. No, this is wrong. It is built by Blue Origin, a company of Jeff Bezos. The correct answer is option A, one only. Monetary policy framework argument, if the RBI keeps
a CPI inflation below 6% for two consecutive, if RBI fails to keep CPI inflation below 6% for two consecutive quarter, then it should submit a report. No, this is wrong, because it should be 3 consecutive quarter. WPI includes services but CPI does not. This is again wrong, because CPI includes services but WPI does not. Weightage of food item is high in CPI as compared to WPI. This is correct. So the correct answer is option C, 3 only. That's all from our side for today. Thanks for watching.